Hello everyone, welcome to my channel Go Ecoholic with Janak Sharma. I hope you all are in the pink of health. This is the last part of chapter 1, Introduction to Microeconomics, part 4. I hope you all enjoy it. If you did, then click on the like button, subscribe to my channel and click on the bell button just next to the subscribe button so that you get notifications whenever I post a new video. And you can also comment down the doubts you all have. Let's start with today's topic, which is PPC. उससे पहले थोड़ा सा हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से हमें समझ में आता है दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कोई भी कॉस्ट जो वर्ड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स आए. ठीक है, currently I am for example working a school for example. ठीक है, where I am getting a salary of 50,000 per annum, right? Next now I am thinking to quit my job or change over, और मेरे पास 2 नए options हैं wherein I am getting 60,000 per annum job offer. Next I am getting 40,000 पर annum. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं इसके बाद कौन सी जॉब पे स्विच करूंगी. ऑब्वियसली बेटर पे, 60,000 पर annum वाली पे तो मैं स्विच करूंगी बिकॉज दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी. तो दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. सो नेक्स्ट बेस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, यानी कि जो करंट आप कर रहे हो उसके बाद ऑल्टरनेटिव यानी कि इसके अलावा. ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. ठीक है, यानी कि जो आप करंटली कर रहे हो उसको छोड़ने के लिए आप कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसके बाद चूज करोगे. ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस है मेरे पास. तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर हो गया ये टॉपिक? अब मैं रीड कर देती हूँ इसका पार्ट. अगेन आप स्क्रीन को रेफर कर सकते हैं फॉर द स्टार्ट विद रीडिंग द टेक्स्ट. Opportunity cost is the cost of the next best alternative foregone. For example, suppose you are working in a bank at the salary of 40,000 per month. Further, suppose you receive 2 more job offers to work as an executive for rupees 30,000 per month or to become a journalist at 35,000 per month. तो 40,000 के बाद जब आप स्विच करना चाहते हो तो बेटर सैलरी ऑप्शन आपके लिए कौन सा है? 35,000 वाला, क्योंकि उसमें बेटर सैलरी आपको मिल रही है कंपेयर टू 30,000. ये याद रखना है आपने. इन द गिवन केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, दैट इज 35,000. The amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any good is called the opportunity cost of that. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अडेप्ट द 60,000 पर annum वाला ऑल्टरनेटिव. मुझे चाहिए कि मैं 60,000 पर annum वाला ऑल्टरनेटिव लूँ, तो मुझे ऑब्वियसली ये वाला तो क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे ये वाला सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना. So this is what it is talking about. Let's move on to the next topic, PPC or PPF, which is production possibility frontier or production possibility curve. ठीक है, इसको हम PPC, PPF कुछ ही बोल सकते हैं. Now, one more important thing which I want all of you to write down is the other names of PPF. ठीक है, 2 तो मैंने बता दिए. PPC होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नेक्स्ट PPF भी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. नेक्स्ट और भी नेम्स हैं, प्लीज राइट देम डाउन विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ये अदर नेम से भी क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से डाल दिया, ये कौन सा नाम है, हमें तो पढ़ा नहीं. तो पढ़ लीजिए अब यहाँ पे इसको अच्छे से. इसको भी ऑल्सो कॉल एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. नेक्स्ट हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं. इसको मैं एज इट इज डिटो साइन लगा रही हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं. So this is very very important. So these are the 5 names that you have, which is
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो ये 5 नेम्स हैं, आपको पता होने चाहिए। इसमें से कुछ भी वो बोले तो समझ जाना कि पीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोडक्शन, अब नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है एक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology। अब मैं ये पार्ट रब कर देती हूँ। What is it trying to say? कि PPC है क्या? अब इसको समझने के लिए आगे नाम पे जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन की जो भी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशंस किसके? 2 गुड्स के, और ये गुड्स हमेशा 2 ही रहते हैं, इससे ज़्यादा की हम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम 2 एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस किसका है? ऑफ 2 गुड्स विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा पीपीसी है या पीपीएफ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ की तरह इसको आप रिप्रेजेंट करते हो। और अगर इसका टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन बोलूँ कि उसे क्या बोलते हैं, तो बहुत ईजी है। किसी भी चीज़ का टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन उसका स्केड्यूल बन जाता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल बन जाएगा। जब आपको कोई भी चीज़ टैब्यूलर फॉर्म में दे दी तो वो स्केड्यूल बन जाता है। जैसे कि अभी आप आगे पढ़ोगे, 2 चीज़ें होती है, डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल। जब डिमांड और प्राइस का रिलेशन आप एक टैब्यूलर फॉर्म में दिखा दोगे तो वो स्केड्यूल हो जाएगा। जब उसको आप एक डायग्राम में या ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दोगे तो वो कर्व बन जाएगा या ग्राफ बन जाएगा। सिमिलर लॉजिक आपने यहाँ पे भी लगाना है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, alternatively PPF is the locus of various possible combinations of 2 goods that can be produced with given resources and technology। अब locus, एक ये वर्ड आया यहाँ पे, locus। locus यानी कि collection of points, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ। दीज आर द 2 गुड्स दैट आई हैव, वन इज अ मार्कर एंड वन इज द वाइट बोर्ड डस्टर, ठीक है। ये 2 मेरे पास गुड्स हैं, ठीक है। अब ये मुझे 2 प्रोड्यूस करने हैं। मेरे पास टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही मशीन है, ठीक है। या तो मैं ये प्रोड्यूस कर लूँगी या तो ये प्रोड्यूस कर लूँगी, या फिर थोड़ा सा ये कर लूँगी थोड़ा सा ये कर लूँगी। 2 गुड्स इसके, 2 यूनिट्स इसके, ठीक है। या फिर 4 यूनिट्स इसके, 0 यूनिट्स इसके। तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे मैं 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। आपने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा 10th में मैथ्स में, तो उसमें क्या होता है, यानी कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट की हैपनिंग के, या तो टॉस करते हो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, यही 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सिमिलरली एक पर्टिकुलर 2 गुड्स को जब मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और जब मैं इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को सम अप करती हूँ तो इसको हम वर्ड बोल देते हैं लोकस। तो पीपीसी क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 गुड्स विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है, ये आपको अब समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन दिया हुआ है, ओनली 2 गुड्स आर टेकन। अब यहाँ पे एक बात बताई हुई दैट व्हाई 2 गुड्स आर टेकन। The 2 goods have been taken just for the sake of simplicity and easy understanding। वही वो बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, हम जो इकोनॉमिक्स में इस लेवल पे पढ़ते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं। सो इजी एंड सिंपल एनालिसिस की पर्पज से ही हम ये 2 ही गुड्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है assumptions for PPF, another very important thing। So yes, the assumptions of PPF very very important। सबसे पहला assumption, मैंने ये बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, हम एक बार रीड करते हैं। The amount of resources in an economy is fixed, but these resources can be transferred from one to another।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला कि मेरा पास आई एम प्रोड्यूसिंग दीज टू गुड्स, ठीक है, या तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ एक मार्कर या फिर एक वाइट बोर्ड डस्टर। मेरे पास एक ही मशीन है, मशीन जो है नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ रिसोर्स वो फिक्स्ड है, यानी कि एक ही है मेरे पास, बट उसका यूसेज जो है वो ट्रांसफरेबल है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उस मशीन को मार्कर के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ और वाइट बोर्ड डस्टर के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। उसका यूज़ फिक्स्ड नहीं है बट उसका क्वांटिटी फिक्स्ड है। ये बात हमें अब समझ में आ चुकी है, यानी कि उसका यूज़ जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, बट जो क्वांटिटी है वो उसकी फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट, again very important point, with the help of given resources only two goods can be produced। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो इजी है। नेक्स्ट, the resources are fully and efficiently utilized। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि there is full and efficient utilization of the resources। अब मैंने ये चीज़ सबसे पहली वीडियो में क्लियर की थी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाली बात, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन सिमिलर होता है, बट इसमें एक वर्ड आता है एफिशिएंट, तो हम यहाँ पे सी पे फोकस करते हैं। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट है, क्लास 12 का, एफिशिएंट और इफेक्टिव, ठीक है। तो एफिशिएंट की जब मैं बात करती हूँ तो सी जो इसमें वर्ड आता है, ये जो सी आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव होना, कि ज़्यादा खर्चा नहीं करवा रहा है, उतना है उतने में पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। तो बोलते हैं ना, एक्सेस कॉस्ट नहीं आपकी लग रही है उस केस में, ठीक है। देयर इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फुल जो यहाँ पे वर्ड है ना, इसकी जगह पे आप ऑप्टिमम भी यूज कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा नहीं कि आधी आधी रिसोर्स यूज कर रहे हो, नहीं, जितनी कैपेसिटी है पूरी की पूरी आपने यूज करनी है विद द सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, नॉट एफिशिएंट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है, in production of all products। So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases। अब ये जो दो पॉइंट्स है ना, बिल्कुल बच्चों को लगता है कॉन्ट्रडिक्टरी। अभी तो बोला कि पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अब बोल रहे हैं और एफिशिएंट होने चाहिए, अब बोल रहे हैं कि सबकी एफिशिएंसी इक्वल नहीं होती है, क्या बात हो गई। देखो, अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मैंने और वाइट बोर्ड डस्टर, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं जैसे ही मैंने उस रिसोर्स का यूज चेंज किया, ट्रांसफर किया, तो क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। यानी कि अगर मैं पहले 3 यूनिट्स ऑफ मार्कर प्रोड्यूस कर रही थी एंड 0 यूनिट्स ऑफ डस्टर प्रोड्यूस कर रही थी, यानी कि मैं ये प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, सिर्फ यही प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसकी 2 यूनिट कर लेते हैं प्रोड्यूस और इसकी 1 कर लेते हैं, हो गया ना बैलेंस। पहले 3 0 था, अब 2 1 कर दिया। तो क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ बोल दी कि नाउ आई विल प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ मार्कर्स एंड 1 यूनिट ऑफ डस्टर, तो क्या होगा कि जब मैं डस्टर पे शिफ्ट कर रही हूँ, अपनी रिसोर्स को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है इतनी एफिशिएंसी से इसको बनाया उतनी ही एफिशिएंसी से इसको भी बनाएगा, कम होगी उसकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, क्लियर। और क्या होगा, जब अगर एफिशिएंसी कम हुई तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। रिसोर्स में आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल आपने कांस्टेंट रखना है, अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो क्या होगा, पीपीसी का नहीं चल रहा है, कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहले एक मशीन 5 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही थी, अपग्रेडेशन की वजह से हो सकता है वो 10 कर पा रही हो, तो ये जो है इसका रूल ना फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो आपने कॉन्स्टेंट रखनी। स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज MOC एंड MRT। क्या है ये दो चीज़ें, क्या है ये दो नाम, लेट्स सी। अब MOC का क्या मतलब होता है, MOC का फुल फॉर्म समझते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
marginal rate of opportunity cost MOC, marginal rate of transformation MRT। अभी दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेसिस पर हम पीपीसी ड्रॉ कर पाते हैं। समझते हैं इसको सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे डायरेक्टली इसके बाद ना स्केड्यूल दिया हुआ है पीपीसी का, और इसमें एमओसी डाल रखा है और एमआरटी डाल रखा है, तो उसको समझना तो पड़ेगा ना पहले कि डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे, ऐसे नहीं होता, पहले आप समझेंगे इस पॉइंट को। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, राइट। सो एमओसी क्या होता है, लेट्स रीड इट। MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to get one additional unit of another commodity। यानी कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने जैसे कि बोला मार्कर और डस्टर, ये दो गुड्स है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं 3 यूनिट्स मार्कर के प्रोड्यूस कर रही हूँ, 0 यूनिट्स मैं डस्टर के प्रोड्यूस कर रही हूँ, ये तो मेरी एक कॉम्बिनेशन हो गई। नेक्स्ट मैं बोलूँ कि मैं 2 यूनिट्स मार्कर के प्रोड्यूस कर रही हूँ, 1 यूनिट मैं डस्टर का प्रोड्यूस कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बोलूँ कि मैं 1 यूनिट इसका प्रोड्यूस कर रही हूँ, 2 यूनिट्स मैं इसके प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि मैं 0 यूनिट्स मार्कर के प्रोड्यूस कर रही हूँ और 3 यूनिट्स मैं डस्टर के प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये 4 मैंने कॉम्बिनेशंस आपके सामने रख दिए हैं। अब क्या हो रहा है ना कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि मैं कितना एक जो दूसरा मेरा वो है गुड, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं इस गुड को कितना सैक्रिफाइस कर रही, मार्कर को कितना मैंने सैक्रिफाइस करा ताकि मैं इसकी एक यूनिट प्रोड्यूस कर सकूं। नेक्स्ट MRT क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो है हम रेट की बात कर रहे हैं, और जब हम रेट की बात करते हैं तो हम हमेशा डिवीजन के फॉर्म में या अपॉन के फॉर्म में या P/Q इसको मैथ से बोलते हैं, उसकी फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेट में हम रेशो की बात करते हैं थोड़ी बहुत। MRT इज द रेशियो, क्या है ये, रेशियो है। मैंने जैसा कि बोला P/Q के फॉर्म में ले रहे हो तो ये रेशो, रेट में रेशो आता है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड to gain an additional unit of another commodity। सिंपल सी बात बताती हूँ, MOC जो है एक नंबर है, ये जो है एक रेशो है, बात दोनों वही करते हैं। वो भी यही बोलता है कि कितना तुम एक पहले अपने यूनिट, अपने गुड को सैक्रिफाइस कर रहे हो ताकि तुम दूसरे वाले गुड की एक एडिशनल यूनिट ले सको, गेन कर सको, ये भी वही बात कर रहा है, बट ये एक रेशियो के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करता है। यानी कि तो यहाँ पे क्या आता है, डेल्टा सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा गेन्ड, कितनी यूनिट मैंने सैक्रिफाइस करी मैं एक एडिशनल यूनिट गेन कर सकूं। तो यहाँ पे यूजुअली डिनोमिनेटर में हम 1 को ही लेते हैं। तो क्या हुआ इसमें, यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ गेन ही नहीं कर रही हूँ, कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं हो रहा। यहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है सैक्रिफाइस। क्यों, क्योंकि पहले 3 यूनिट थे मेरे पास मार्कर के, अब कितने हो गए, 2 हो गए। मैंने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ पर 1 सैक्रिफाइस कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या हुआ, 1 सैक्रिफाइस इज टू 1 गेन। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, मैंने क्या किया, 1 को गेन करने के लिए 1 सैक्रिफाइस करा, 1 डस्टर की यूनिट को गेन करने के लिए मैंने 1 मार्कर की यूनिट गवा दी। यहाँ पर क्या हुआ, 2 हो गई, यहाँ पर क्या हुआ, 3 हो गई। वही जो यहाँ पे हमने बात करी, बट उसको हमने रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो है एग्जांपल्स ऑफ एमआरटी पर। ये इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टेबल 1.1, आपको टेबल 1.1 की पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पर। दो कमोडिटीज दिए जो बहुत ही एक्सट्रीम है एक दूसरे से, जो है बटर और गन्स। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, पॉसिबिलिटी ए क्या है कि गन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 21 यूनिट्स और बटर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 20 यूनिट्स, नेक्स्ट हम बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 यूनिट। तो क्या हुआ, 1 गेन करने के लिए मैंने 1 सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, यानी कि 1 गन इज टू 1 बटर हो गया। मेरा एमओसी क्या हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 1 हो गई।
ठीक है, क्योंकि मैंने एक सैक्रिफाइस करा एक गेन करने के लिए। सी क्या है, सी में हो रहा है कि मैं 18 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस कर रही हूँ और 2 यूनिट्स ऑफ बटर कर रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मैंने 2 यूनिट्स ऑफ सैक्रिफाइस करी एक एडिशनल यूनिट के लिए। ठीक है, क्या हुआ कि मैंने 2 यूनिट्स अब सैक्रिफाइस कर दी हैं भैया। अब देख लो 2 यूनिट्स अब मैंने सैक्रिफाइस कर दी हैं, तो क्या हुआ 2 guns is to 1 butter। हम हमेशा सेकेंड साइड ऑफ द रेशियो यानी कि जो गेन होता है उसको हम हमेशा 1 लेते हैं, क्योंकि हम मार्जिनल जब वर्ड यूज़ करते हैं तो हम एडिशनल यूनिट की ही बात करते हैं। तो वी ऑलवेज टेक द रेशियो इन द फॉर्म ऑफ जो भी सैक्रिफाइस्ड है इज टू 1, यूजुअली 1 ही आएगा वो आपका। आप चाहे इस पूरी टेबल में थ्रू आउट देख लो 1 बी ही लिखा हुआ है, यानी कि 1 बटर ही लिखा हुआ है। वेयरएज जो आपके गन्स की जो यूनिट है वो आपकी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि दूसरी गुड को ज़्यादा पाने के लिए, डस्टर को ज़्यादा गेन करने के लिए मार्कर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, प्रोड्यूस तो उतना ही कर सकते हैं ना। समझ रहे हो मेरी बात? मोरओवर में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, कल आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू फॉल्स हो, असर्शन रीजन हो, आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो बैक एक्सरसाइज है ना, अगर पॉसिबल हुआ तो आई ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है बैक एक्सरसाइज का पीडीएफ डाल दूंगी, आप लोग अपने एंड पे उसे सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन लेट मी नो द आंसर्स फॉर दैट। क्योंकि आज ये टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे फॉर योर नॉलेज, आप चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं, साइड में आंसर्स भी मैं लिख के दे दूँगी। Let's move on to the properties of PPF. The properties of PPF, प्रॉपर्टीज यानी कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप समझना चाहते हो वो समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें आती है स्लोप्स डाउनवर्ड्स। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये इसका शेप बनता है। जो भी स्केड्यूल आपके पास है, वन सजेशन दैट आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू इज दैट जो स्केड्यूल आपके पास है आपकी बुक में, आप एक काम करो, उसको प्लॉटिंग पेपर या ग्राफ पेपर जो आपका होता है उसको लो और उसको जो प्लॉटिंग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ना वो उसमें आप मार्क करो, तो और उसको ज्वाइन कर दो सारे पॉइंट्स को, तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यानी कि ये ऐसे ड्रॉ किया तो ये ऐसे जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड आ रहा है ये। ठीक है, क्या हो रहा है इसके साथ, ये डाउनवर्ड आ रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं कि क्यों। प्रॉपर्टीज में ना सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज के रीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही लिख के आता है ट्रू फॉल्स में और असर्शन रीजन में। और इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजन फेवरेट होता है, तो प्लीज़ उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो हम इसका रीजन पढ़ लेते हैं। शोज ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of two goods which can be produced with the available resources and technology। ये तो पीपीएफ की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन सच अ केस more of one good can be produced only by taking the resources away from the production of another good। ये मैंने आपको assumptions के टाइम पर भी बताया था कि जो resources की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर मुझे अब बटर प्रोड्यूस करना है, मुझे गन्स कम प्रोड्यूस करनी है, बटर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो होगा क्या, जो क्वांटिटी है मेरे रिसोर्सेज की वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी बताया था कि 3 यूनिट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे 0 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहा है तो यहाँ पे 1 हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मुझे एक यूनिट अपना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ताकि मैं इसका एक एडिशनल यूनिट गेन कर सकूँ। इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर मुझे एक यूनिट को गेन करना है, यानी कि मुझे इसमें पॉजिटिव इफेक्ट लाना है, तो मुझे इसको कम करना पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट लाना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी को कम होना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप क्रिएट होती है।
और इसी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से स्लोप क्या करता है, डाउनवर्ड्स करता है। अगर दोनों चीज़ें साथ में बढ़ रही होती तो क्या होता, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता, या तो दोनों चीज़ें साथ में कम हो जाए या दोनों चीज़ें साथ में बढ़ जाए, वो सिचुएशन अगर होती है तो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाता। बट ऐसा नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि एक यूनिट हमें अगर फॉर एग्जांपल बटर का गेन करना है तो मुझे एक यूनिट गन्स का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिक्स्ड है, ये हमने असम्पशंस में पढ़ा है। और टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड कर नहीं सकते, वो भी हमारा असम्पशन है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए। वो पार्ट भी हमें समझ में आ चुका है, राइट? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी। PPF slopes downwards from left to right। ये इम्पोर्टेंट है, इसको उल्टा ले लेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो क्या होता है, जब हम पूरी एक स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं ना कि PPF इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपको असर्शन दे दिया, रीजन दे देंगे, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी ड्यू टू विच PPF स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पूरा स्टेटमेंट लग रहा है हाँ यार बिल्कुल सही बात तो कर दी इस बंदे ने, अब तो बोल दो ए है ये तो। Both assertion reason are true and reason is also a correct explanation of assertion। जबकि क्या हुआ, वो हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट था जो गलत, उन्होंने बता दिया कि राइट टू लेफ्ट नहीं बाबा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये पॉइंट आप सबने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे विच इज PPF इज कॉनकेव शेप्ड। इसी के ऊपर हमारे नेक्स्ट बहुत सारे केसेस भी बनते हैं, तो ये आपको अगेन अच्छे से पढ़ना है। दैट The PPF is concave shaped। कॉनकेव का मतलब होता है, ये आपने फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाया, कॉनकेव ये होता है शेप। कॉनकेव होता है हमारा लेंस कुछ ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स इनवर्ड होता है, यानी कि उल्टा बनता है, वो ऐसा हो जाता है। उसी लॉजिक से चलना है, ठीक है, क्योंकि ये होता है, इट इज अ टाइप ऑफ शेप। कॉनकेव यानी कि बाहर की तरफ इसका मुंह निकला पड़ा है, ठीक है, तो दिस इज द कॉनकेव शेप। अब ये तो समझ में आ गया कि इसका शेप कैसा है, बट क्यों है वो तो हमें जानना पड़ेगा, रीजन क्या है, चलो देखते हैं। जो PPF इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी, इससे ही इसके इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट से ही अलग अलग केसेस बन जाते हैं, अलग अलग शेप्स बन जाते हैं PPF के। बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने इसको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है आपने इसे, ठीक है। क्या है कि जो कॉनकेव शेप आ रहा है ना ये PPF में, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये इंक्रीज हो रहा है। कैसे, आ जाओ भाई टेबल 1.1 में, फटाफट से आ जाओ। अभी हमने पढ़ी टेबल 1.1 बाई गन्स और बटर वाली, अगेन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। MRT को आप जरा देखो, सबसे पहले यूनिट A पॉसिबिलिटी में कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। B पॉसिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, 1 गन 1 बटर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 2 गन्स इज टू 1 बटर। थर्ड क्या है, 3 गन्स इज टू 1 बटर, 4 गन्स इज टू 1 बटर, 5 गन्स इज टू 1 बटर। तो क्या हो रहा है, ये धीरे 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 क्या होता जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो दूसरी कमोडिटी है उसको और ज़्यादा गेन करने के लिए मुझे अपनी पहली वाली को और ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो एडिशनल यूनिट है मेरे पास उसको गेन करने के लिए मुझे और ज़्यादा अपने गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं और ज़्यादा बटर को गेन करना चाहती हूँ तो मुझे और ज़्यादा जो है जो गन्स हैं उनको और ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या लिखा हुआ है, MRT इंक्रीजेस बिकॉज इट इज अज्यूम दैट नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। ये चीज़ मैंने बताई थी कि जैसे ही आप सोर्स का जो यूज़ है उसको ट्रांसफ़र करते हो तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ये हमने अजम्पशंस में पॉइंट पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उसी वजह से क्या हो रहा है, MRT जो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये देखो रीज़न का रीज़न है, समझो बात को। कॉनकेव शेप क्यों है,
क्योंकि MRT इंक्रीजिंग है। MRT इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो क्या है? इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द गुड्स। ठीक है, तो ये इसका रीजन, ये इसका रीजन, ये तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा? इंक्रीजिंग MRT के बारे में। अब हम बात करेंगे और भी केसेस के बारे में कि सिर्फ इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस हम ले लेते हैं, अगर तो हमारी जो MRT है वो अगर कांस्टेंट हो जाती है, जो हमारी MRT है वो अगर हमने कांस्टेंट मान ली, अब जो है ये चेंज नहीं होने वाली है, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों? रीज़न, एक ही गन को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो एक बटर गेन करने के लिए, सेम वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, एक बटर को गेन करने के लिए आप अगेन एक गन को सैक्रिफाइस कर रहे हो, एक बटर को गेन करने के लिए अगेन आप वन गन सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये हो गया कांस्टेंट का केस। अब नेक्स्ट सेकंड जो केस है, ये फर्स्ट केस था हमारा, हम सेकंड केस की बात करेंगे जब हमारा MRT वो हमारा अगर डिक्रीजिंग है, अगर, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग का तो देख लिया कि वो कॉनकेव शेप्ड बन जाता है, अगर डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा बनेगा, यानी कि वो कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा, कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। ठीक है, और थोड़ा सा फिगर में आप देख सकते हो, थोड़ा अच्छा सा ड्रॉ नहीं हुआ है, प्लॉटिंग नहीं है, रफ हैंड से मैंने बनाया है, तो आप ये देख सकते हो डिक्रीज होगा। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट। तो क्या होगा? जो चेंज है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैंने बोला कि यार मेरा मन नहीं कर रहा अब बटर प्रोड्यूस करने का, तो एक काम करते हैं, बटर ना कम प्रोड्यूस करते हैं, गन्स को ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हो रहा है? जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें दूसरे गुड पे शिफ्ट करना है, वो हो ही नहीं रहा, वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब वो डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर आपका जो ये PPF है, इट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती हैं, नॉर्मल सिचुएशन के केस में जो आपका PPF है, दैट विल ऑलवेज बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये इन्हें हम स्पेशल केसेस बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में कि ये क्या चीज़ है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अटेनेबल और अनअटेनेबल की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सीधी सी बात है, अटेन यानी कि जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, और अनअटेनेबल यानी कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती। ये जो लाइन है ना, ये मैक्सिमम लेवल है, यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैंने ये बताया भी था आपको आपके अजम्पशंस के टाइम पे कि इस पर्टिकुलर लाइन पे मैक्सिमम फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसका? रिसोर्सेज का। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट लाई करता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन लाई करेगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। ये चीज़ भी अंडर, ओवर, ऑप्टिमम, ये मैं अगेन फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, और अगर ओवर यूटिलाइजेशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है, यानी कि इस लाइन के भी बाहर, तो ये क्या हो गया? ओवर यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का। बट हमें पता है रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं, तो ओवर यूटिलाइजेशन वाला जो केस है ना, इसे हम बोलते हैं अनअटेनेबल सिचुएशन। हो गया, पॉइंट भी जो है वो अनअटेनेबल है। वेयर एज पॉइंट ए हुआ, इस पे सपोज ये है मेरा Z कोई पॉइंट है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल कोई Q पॉइंट है, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अब एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, वो ये रहती है कि जो ये लाइन है ना, इस पे जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं सिर्फ यही अटेन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अंदर वाले भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मुझे बात बताओ, अंडर यूटिलाइजेशन किसी भी रिसोर्स का करना वो तो मेरे हाथ में है ना। मैं इस मार्कर को पूरी तरह यूज़ नहीं कर रही हूँ,
तो मेरी मर्जी है, इसका और ये थोड़ी चलना बंद हो जाएगा, नहीं, आधा यूज़ हो रहा है ना। तो क्या अंडर यूटिलाइजेशन आप अटेन कर सकते हो, ओवर यूटिलाइजेशन वाला केस नहीं अटेन कर सकते हो। और ऑन द लाइन ऑफ द पीपीसी कर्व इज ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जो अगेन अटेनेबल में ही काउंट होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज शिफ्टिंग एंड रोटेशन। अब जो पीपीएफ में जो चेंजेस हो सकते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो शिफ्टिंग होगी पीपीएफ के अंदर, या तो इट विल रोटेट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले अब शिफ्टिंग क्यों होती है और रोटेशन क्यों होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लेट्स रेफर टू द बुक फर्स्ट। PPF will shift when there is change in the productive capacity of the resources or technology with respect to both the goods। यानी कि जो इसमें चेंज आ रहा है रिसोर्स में और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो दोनों गुड्स में आएगा, किसी एक में नहीं आएगा। ठीक है, और जब हम किसी एक की चेंज की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं रोटेशन पे, जहाँ पे किसी एक गुड के या तो रिसोर्स में चेंज आ रहा है या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिफ्टिंग इन डिटेल। डायग्राम्स है, अब शिफ्टिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। राइटवर्ड शिफ्ट when there is advancement और upgradation of technology या फिर कोई growth हुई है resources में, क्या होता है, there is rightward shift in the PPF, यानी कि इस साइड जाएगा, जो आपका राइट हैंड है उस साइड जाएगा, there will be shift this side। ठीक है, ये आपका राइटवर्ड मूवमेंट हो गया, इसे हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। तो क्या रीजंस हैं इसके, या तो अपग्रेडेशन हो रही है आपकी टेक्नोलॉजी में, क्या हो रही है, या तो अपग्रेडेशन हो रही है या फिर कोई ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज में, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो सारी राइटवर्ड शिफ्ट को कॉज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिग्रेडेशन हो गई टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई या ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलीट यानी कि आउट ऑफ डेट हो गई, ठीक है, या फिर ग्रोथ की जगह पे क्या हुआ, खराब हो गई रिसोर्सेज, ग्रोथ की जगह पे क्या हो गया, डिग्रेड हो गई या डिक्रीज हो गई हमारी रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि अंदर की तरफ, टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड, इस तरफ आ जाएगा हमारा पीपीएफ, इस तरफ आ जाएगा, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये आया हमारा राइट। क्लियर है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए, रीजंस क्या हो सकते हैं और किस साइड वो शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसी के हिसाब से ये आपको क्या करेंगे, केस स्टडी दे देंगे कि ये हो रहा है, अब आप बताओ कि ये राइटवर्ड होगा लेफ्टवर्ड होगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैन टेक प्लेस व्हेन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी रीजंस है आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स या तो इंक्रीज हो जाए, यानी कि कोई नई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो रही है, कोई नया तरीका डिस्कवर हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन कैपिटल का, ठीक है, या फिर देयर इज इंक्रीज इन लेबर फोर्स, यानी कि तीनों जो आपके रिसोर्सेज हैं लैंड लेबर कैपिटल उनमें इंक्रीज आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन, राइटवर्ड शिफ्ट विल हैपन। अब क्वालिटी ऑफ रिसोर्स अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन रिसोर्स की, यानी कि अब वो और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, ड्यू टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए है ये योजना आपकी। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट रीजंस क्या दिया हुआ है, इम्प्रूव्ड हाइजेनिक इन्वायरमेंट ड्यू टू क्लीन इंडिया मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। तो अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये आपको याद रखना है, रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से केस स्टडीज बनती हैं आपकी। नेक्स्ट आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में जस्ट ऑपोजिट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है, क्वालिटी गिर रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये आपके रीजंस उसके लिए हो जाएंगे। एंड मोर ओवर
एक और पॉइंट जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि हाउ इज़ पीपीएफ अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। ये हॉट्स का पॉइंट है आपका। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट, डिफेंड और रिफ्यूट। अगेन डिफेंड एंड रिफ्यूट वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कॉमनली इकोनॉमिक्स के पेपर में आते हैं। तो डिफेंड एंड रिफ्यूट का मतलब है डिफेंड यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना, यानी कि बोलना कि हाँ ये सच बात है, आपको उसे जस्टिफाई करना है, या फिर रिफ्यूट करना यानी कि बोलना नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट। ये बोल रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जो पीपीएफ है वो लेफ्ट की तरफ जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं है। एक्सप्लेन विथ रीज़न। ठीक है, अब रीज़न क्या दिया हुआ है पहले तो ये पढ़ते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल गलत है, यानी कि आपने क्या किया, इसे रिफ्यूट किया है। तो ये पॉइंट पहले समझना है कि ये स्टेटमेंट है हमारी गलत। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है कि रीज़न भी आपको बताना है कि अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, दोनों के रीजंस देने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत का रीज़न देना होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि अगर ट्रू होती है स्टेटमेंट तो बच्चे रीजंस नहीं लिखते। रीज़न उसका भी लिखना होता है, चाहे स्टेटमेंट ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू प्रोड्यूस। ठीक है, सो देयर विल बी नो शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, हाउएवर इकोनॉमी विल ऑपरेट एट सम पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि 3 तरीके की हमारी यूटिलाइजेशन होती है, अंडर, ओवर और ऑप्टिमम। अंडर यूटिलाइजेशन का हमने ये मतलब डिस्कस किया था कि जितनी कैपेसिटी से हमारी इकोनॉमी काम कर सकती है उससे कम कैपेसिटी से अब वो काम कर रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जितनी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते थे उससे कम एम्प्लॉयमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ना, अब लोग कम काम कर रहे हैं। पहले फॉर एग्जांपल 100 लोग काम कर रहे थे, अब केवल 90 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, पीपीएफ में कोई चेंज नहीं आएगा, पीपीएफ वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हो सकता है आपने टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर दी हो सकता है आपने टेक्नोलॉजी जो है वो आपने अपग्रेड कर दी हो उसको बैलेंस करने के लिए अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम को। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पीपीएफ है वो शिफ्ट हो लेफ़्ट या राइट, वो दोनों ही सिचुएशंस नहीं हो सकती हैं। जबकि क्या होगा कि जो आपका पीपीएफ है वो अंदर ऑपरेट करेगा, यानी कि जो आपका ये डायग्राम है ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो हमने डिस्कस किया था अटेनेबल और अनअटेनेबल सिचुएशंस के बारे में, कि जो ओवर यूटिलाइजेशन के केस में क्या होता है, अनअटेनेबल, यानी कि कहीं पे ये पॉइंट क्रिएट होता है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में यहाँ पे कोई पॉइंट क्रिएट होता है, और अंडर यूटिलाइजेशन के केस में यहाँ पे पॉइंट क्रिएट होता है। तो ये वाला जो केस है ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का केस। तो याद रखना है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई भी शिफ्टिंग मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा पीपीएफ में, सिर्फ जो पीपीएफ है उसकी जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज होंगी तो वो अंदर की तरफ ऑपरेट करने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को रीड करते हो तो लगता है हाँ लेफ्ट में तो शिफ्ट करेगा क्योंकि रिसोर्सेज कम हो रही हैं, अब आपकी लेबर कम हो रही है, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रोटेशन की। Yes, these are the 4 diagrams that you have for rotation along the axis. अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी हमने 4 सेपरेट डायग्राम्स इसीलिए लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 2 केस होते हैं, या तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगी या राइटवर्ड होगी अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड मोर ओवर वी हैव 2 कमोडिटीज। तो 4 केस हमारे उसमें बनते हैं। काफ़ी बुक्स में सेम में ही दोनों साइड की आपकी रोटेशन बताई हुई है, बट वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है एक ही डायग्राम में समझने के लिए, इसलिए मैंने 4 सेपरेट डायग्राम्स बनाए हैं फॉर डिफरेंट साइड्स एंड रोटेशंस। तो लेफ्टवर्ड रोटेशन अलोंग द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा, यानी कि जो बी गुड है उसकी या तो क्वांटिटी जो है रिसोर्सेज की कम हो रही है या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो डिग्रेड हो रही है, तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, यानी कि
इस तरफ आएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा। तो याद रखना है आपने ये, यानी कि इस साइड आ जाएगा ये बी डैश हो गया आपका, लेफ्टवर्ड मूव हो गया ये रोटेट। अब ये रोटेशन क्यों है? क्योंकि बी जो ए है ना यहाँ पे, ए को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ए को आपने वैसा ही रहने देना है, ए को जो है आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, ए का जो साइड है वो एज इट इज़ ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि ए की साइड से तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना, सिर्फ बी की साइड से हो रहा है। तो जो बी वाला पार्ट है उसे आप मूव करोगे, ए वाले को आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर बी जो है उसकी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गई कि बहुत बढ़िया हो गई टेक्नोलॉजी, और क्वालिटी जो है वो रिसोर्सेज की, क्वांटिटी जो है वो रिसोर्सेज की इम्प्रूव हो गई, तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड चली जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने एक कांस्टेंट रखना है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो दूसरा हमारा है वो है ए के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसके पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी है कि जो हमारा ए गुड है वो कैसे रोटेट कर सकता है। वो आप फॉर एग्जांपल अगेन जो आपका ए गुड है, फॉर एग्जांपल उसमें हमें अगर लेफ्टवर्ड रोटेशन दिखानी है, अब लेफ्टवर्ड रोटेशन क्यों होगी, रीजंस क्या क्या हैं? अगेन क्वालिटी या क्वांटिटी जो है आपका रिसोर्सेज का डिग्रेड हो रहा है, नेक्स्ट आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो इसलिए लेफ्टवर्ड रोटेशन होती है। लेफ्टवर्ड रोटेशन है वो अंदर की तरफ होती है, यानी कि ये आपकी लेफ्टवर्ड रोटेशन है, ये आपने याद रखना है। लेफ्टवर्ड रोटेशन यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये आपकी लेफ्टवर्ड हो गई है, ठीक है। राइटवर्ड इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, ये इस तरफ चला जाएगा, ये आपकी राइटवर्ड हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस साइड रोटेशन होगी। देखो रोटेशन और शिफ्ट में सिंप्लीफाई करना कि कौन सा क्या केस है वो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि शिफ्टिंग में दोनों गुड्स में चेंज आ रहा है, रोटेशन में किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो वो तो आप पार्ट कर सकते हो। इसके बाद ये समझना कि किस साइड हो रही है, राइटवर्ड हो रही है, लेफ्टवर्ड हो रही है और किस गुड के साथ हो रही है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उसको समझना है उस पॉइंट को, ठीक है। दिस टॉपिक इज फाइनली ओवर. Now if you have any further doubts regarding this chapter or from any other topic in economics, you can comment down and you can also refer to the PDF that I will be providing in the description about the objective type questions and you can solve it for your practice. Moreover, the playlist link for this entire chapter will be also provided in the description. So if you like the video, then click on the like button to my channel and ring the bell just next to the subscribe button so that you get the notification whenever I post a new video. Thank you so much. Bye bye. Keep smiling, keep shining and keep learning.